ऑलराइट, नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू योर चैनल TSPH डिजिटल गुरु। आई माई सेल्फ प्रोफेसर हितेश बेचरा और मैं आप लोगों के बीच एक और बार उपस्थित हुआ हूं JEE 2026 का एक्चुअल पेपर 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर लेकर के। कुछ गिनती के दिन ही आपके पास में रह गए हैं और ये गिने चुने दिनों में आप जो हैं 2026 के एक्चुअल पेपर सॉल्व करते होने चाहिए। ये 10 पेपर के 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होएगी। सेशन 2 में स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए ये ही एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। सो बिना कोई देरी किए बच्चों, लेट अस क्विकली एंटर इनटू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। द क्वेश्चन सेज a gas based geyser heats water flowing at the rate of 5 liter per minute from 27 degrees Celsius to 87 degrees Celsius. The rate of consumption of gas is dash. So बच्चों, हमें 5 लीटर ऑफ वाटर को जो है 27 से 87 डिग्री हीट करने का है। वाटर के केस में वाटर का वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मास इन किलोग्राम। रिमेंबर दैट शॉर्टकट। सो 5 लीटर इज नथिंग बट द 5 kg ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया गया है। सो हम हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला m c delta theta. The mass is given as a 5 kg multiplied by specific heat is given as a 4200 multiplied by delta theta 27 से 87, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 60 डिग्री का चेंज। सो दिस इज अ 60। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 4200 मल्टीप्लाइड बाई 300 जूल ऑफ हीट एनर्जी जो है लगेगा वाटर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए। अब द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस हमें ढूंढने का है। सो इतनी हीट एनर्जी हमें चाहिए गैस को जो है 27 से 87 लेके जाने के लिए। 1 ग्राम गैस पर सेकेंड, सॉरी, कितना गैस कंज्यूम होएगा ये निकालना है। यहां पर देखिए, द हीट कंबशन ऑफ गैस इज 5 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। म्हणजे काय? म्हणजे 1 ग्राम गैस कंज्यूम होने पे 5 इंटू 10⁴ जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सो कितना ग्राम गैस कंज्यूम होने पे 4200 मल्टीप्लाइड बाय 300 जूल हीट प्रोड्यूस होएगा। बाय द वे 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर 1 मिनट में हमें हीटअप करने का है। तो ये कैलकुलेशन से जो भी आंसर्स आएगा वो पर मिनट हमें मिलेगा। हमें पर सेकेंड ढूंढने का है। सो लास्ट स्टेप में मिनट से सेकेंड में जाने का भी हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 300 is equals to 5 into 10⁴ multiplied by कितना। So this will be a 5 into 10⁴ को नीचे ले लेते हैं। So यहां पर आ जाएगा 5 into 10⁴ and that will be the consumption per minute। हमें चाहिए पर सेकेंड। सो 60 के फैक्टर से
ये आंसर जो भी आएगा उसको 60 के फैक्टर के साथ में ट्रीटमेंट करके, एंड देन यू विल बी रीचिंग टू द फाइनल करेक्ट आंसर. आई होप नाउ द कैलकुलेशंस विल बी मैनेजेबल. 4040 सीधे सीधे कट जाएंगे. 42 3 is a 126 डिवाइडेड बाय 5, और फिर फर्दर डिवाइडेड बाय 60 करेंगे. सो मुझे लगता है इसमें से कुछ एक आंसर्स पे हम पहुंचेंगे. जरा देख लेते हैं कैलकुलेशन. 1020 3040 ये गया. 60 का फैक्टर यहां पे ले लेता हूं मिनट से सेकंड में कन्वर्जन करने के लिए. ये 3 और ये 60 भी गया, यहाँ पे 20 आएगा. ये 20 और ये 42 का कैंसिलेशन होके 22 40, डेसिमल 2 बचेगा 20 बनेगा. दिस इज 2.1 divided by 5. The answer will be a 0.42. That is our final correct answer. The question belongs to the heat module, and the question I am categorizing as a medium category question. पहले ये understand करना जरूरी है कि heat combustion data का मतलब क्या होता है, and then calculation करके we are reaching to the final correct answer. बच्चों मेरे साथ साथ अब solve करते जाइए. Pause the video, don't watch the video, solve along with me. If you are getting stuck somewhere, then and only then you watch the video. Otherwise, solving is much more important. The next question in front of your screen says, the given circuit works as. सबसे पहले आपका फोकस यहां पर होना चाहिए. बच्चों इसको कहते हैं सिंगल input NOR gate. Let me show it here. All right. बच्चों इसे कहते हैं सिंगल इनपुट नॉर गेट. मतलब आप यहां पे इनपुट पे 0 देंगे तो ये भी रहेगा 0, ये भी रहेगा 0, और ऑपरेशन करने पे 0 0 का और ऑपरेशन आता है 0, बट नॉर होने के कारण आउटपुट आएगा 1. अगर इधर देंगे 1 तो इधर भी जाएगा 1 1 1 1 का और ऑपरेशन करके आउटपुट आता है 1, बट नॉर ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट आएगा 0. सो इन शॉर्ट 0 दिया तो 1 आएगा, 1 दिया तो 0 आएगा. अरे बच्चों इसी को कहते हैं नॉट गेट. So I'm writing a very, very important point here. Single input NOR gate behaves as NOT gate. So this is basically a NOT gate. So A का आउटपुट इधर आएगा A बार, B का आउटपुट इधर आएगा B बार. A bar or B bar, this gate is again a NOR gate. So output आएगा A bar plus B bar का bar, and A bar plus B bar का bar is nothing but A dot B, और A dot B NOT gate पे लगाएंगे तो आउटपुट आएगा A dot B का bar, and A dot B का bar is nothing but a NAND gate, and that is our final correct answer. NAND is our answer. The question belongs to a semiconductor chapter, and this I am classifying under the easy category question. A very important note यहाँ पर लिख के रखा है, synopsis में आप इसको मार्क कर लें. इसको जो है बराबर से आप याद रखेंगे. आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर. A water flows through the horizontal tube as shown in the figure. The difference in the height between the water column in the vertical tube is a 5 centimeter. So यहाँ पे और यहाँ पे ट्यूब के हाइट में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. तो वहां से हमें A पॉइंट पे और B पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस मिलेगा. A पॉइंट पे और B पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस हमें मिलेगा. सो आई एम राइटिंग इट हियर, PA माइनस PB
और प्रेशर डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रो जी एच. रो इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज अ 10 raised to 3 multiplied by g is a 10 multiplied by h is a 5 centimeter is a 10 raised to minus 2. So this is becoming 5 into 10 raised to 2. The difference in the height between the water column in the vertical tube is a 5 centimeter and the area of cross section at A and B is a 6 centimeter square and a 3 centimeter square respectively. So यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिमाग में आना चाहिए जो कहता है A1 V1 is equals to A2 V2. So A1 is given as 6 centimeters square multiplied by V1 is equals to A2 is given as 3 centimeters square multiplied by V2. 3 से कैंसिलेशन करेंगे तो 2V1 is equals to V2. So this is the first equation. This is the second equation. हमें find करना है the rate of flow of water, and the rate of flow of water is a dV by dt. It is nothing but the volume of water flowing per unit time. That is what the unit is also saying, centimeter cube per second. और ये dV by dt क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बराबर होता है. हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया सवाल में दे रखा है. अगर हमें V1 या V2 दोनों में से एक वेलोसिटी मिल गया तो हमारा जो है काम हो जाएगा. और इसके लिए हम लगाएंगे बर्नौलीज थियरम विच सेज दैट प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी per unit volume remains constant. So this is nothing but P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. A1 सॉरी A एंड द B पॉइंट ग्राउंड से सेम हाइट पे हम मानेंगे. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म जो है वो कट जाएगा सेम होने के वजह से. प्रेशर को शिफ्ट करेंगे. सो आई विल बी गेटिंग अ P1 माइनस P2. इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे. सो इट इज अ हाफ रो कॉमन इन द ब्रैकेट V2 स्क्वायर minus V1 square. So pressure difference is given to us 5 into 10 raised to 2 is equals to half multiplied by density of water is a 10 raised to 3 multiplied by V2 की जगह पे 2V1 का स्क्वायर करेंगे. So this will be a 4V1 का स्क्वायर minus V1 का स्क्वायर. So this is becoming 5 into 10 raised to 2 multiplied by 2 divided by 10 raised to 3 is equals to, this is a 3V1 का स्क्वायर. सो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 10 रेज टू 2 मतलब 10 रेज टू 3. तो ऊपर और नीचे 10 रेज टू 3 10 रेज टू 3 कट जाएगा. सो V1 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद 1/√3. एंड नाउ वी वांट अ AV. सो हमें V1 मिला है. सो लेट मी कैलकुलेट A1 V1. A1 is 6 centimeter square. So 6 into 10 raised to minus 4 multiplied by V1 is a 1/√3. ये आंसर जो है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा. उसको अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है तो 10 रेज टू 6 का फैक्टर आएगा. सो ये कैंसिलेशन होकर के 600 बाई √3. और √3 को अगर न्यूमरेटर में लेना है सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई √3. सो दिस इज अ 3. 600 डिवाइडेड बाई 3 इज अ 200 √3.
is our final correct answer. The question belongs to the fluid mechanics, and I'm classifying under the medium category question because there is a Bernoulli, there is a equation of continuity, there is a concept of a pressure calculation. The three steps are involved to reach to the final correct answer, and hence a medium category question. All right, आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की ओर, and this is the next question in front of your screen. A light wave described by the equation. So basically these equations are saying it is a combination of two electromagnetic wave. The one electromagnetic wave is a 60 sine 3 into 10 raised to 15t plus, open the bracket, 60 sine 12 into 10 raised to 15t. So basically the two electromagnetic waves we are having falls on the metal surface having the work function 2.8 electron volt. The maximum kinetic energy of ejected photoelectron is in electron volt हमें कैलकुलेट करने का है. सो बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें तब मिलेगी जब मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन मेटल के सरफेस पे गिरेगा, और मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन वो रहेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी. तो ये जो होता है वो होता है ओमेगा. सो ओमेगा ये दूसरे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ज्यादा है, सो उसको हम लेंगे तो हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिलेगा, एंड दिस इज नथिंग बट 12 इंटू 10 रेज टू 15. सो द फ्रीक्वेंसी is a 12 into 10 raised to 15 divided by 2 pi. Now once we have the frequency, we need the kinetic energy. So K max is equals to h nu minus phi naught. The work function is given as a 2.8. So h is 6.6 into 10 raised to minus 34 multiplied by frequency is a 12 into 10 raised to 15, the whole divided by 2 pi. ये जो है वो SI यूनिट में है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, माइनस द वर्क फंक्शन is given to us as a 2.8 is a work function. अब इसको जो है हमें कैलकुलेशन में लेना है. सो 2 multiplied by pi will give us 6.28. ऑप्शंस रिलेटिवली दूर दूर है, सो अंदाजे से मैं 2 पाई और 6.6 का कैंसलेशन करवा देता हूं. यहां पर बचेगा 12, यहां पर बचेगा 1.6, सो दैट बिकम्स अ 120 डिवाइडेड बाय 16. 120 डिवाइडेड बाय 16 का कैंसलेशन यहां पर कर देते हैं, 4 से कैंसलेशन करेंगे तो आएगा 30, और ये 4, 30 डिवाइडेड बाय 4 इज अ 7.5. 7.5 माइनस 34 प्लस 15 minus 19, ऊपर नीचे minus 19 will be getting cancelled, and this is a minus 2.8. और इसको सॉल्व करने पे आंसर अपने को मिलेगा 7.5 में से 2.8 माइनस करना है, सो यहां पर बचेगा 7 और यहां पर बचेगा 4.7 के आसपास का आंसर अपना सही माना जाएगा. 4.7 के आसपास, बिकॉज यहां पे मैंने कैंसलेशन में अप्रोक्सीमेशन किया है. सो 4.7 के आसपास इज अ 5.1, and that is our final correct answer. The question belongs to the dual nature of radiation, and this I am putting it under the
easy to medium category question. Let us have the medium category because पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फ्रीक्वेंसी समझना है और फिर आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक लगा करके जो है फाइनल आंसर पे पहुंचना है. सो आई एम पुटिंग इट अंडर द मीडियम कैटेगरी. द टू चैप्टर के कॉन्सेप्ट आर कमिंग टूगेदर. नेक्स्ट. In an experiment, the value of the spring constants were measured as a K1 and K2. If these springs are connected in parallel, then the percentage error in the equivalent spring constant is. बच्चों जब spring parallel में होती है so उनके spring constants gets added. So K1 is a 10, K2 is a 20. So K equivalent is a 10 plus 20. That will give us a 30. अब परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है सो जब भी दो चीजों में एडिशन होता है तो उनके उनके एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाते हैं. सो के इक्विवेलेंट में एरर डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2 के बराबर रहेगा डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 विल रिमेन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100. सो K1 में एरर है 0.2, K2 में एरर है 0.3. सो दिस इज अ 0.2 plus 0.3 divided by 30 multiply by 100. So this is a 0.5 by 30 multiply by 100. ये 0 और ये 0 कट जाएगा. 0.5 into 10 is a 5 divided by 3 and the 5 divided by 3 is a 1.67 and that is our final correct answer. The 1.67 is our answer. The question belongs to the measurement chapter. measurement में से हर शिफ्ट में एक ना एक सवाल आया ही आया है and this is a percentage error calculation का easy question it is. Moving on to the next one. Initially, the satellite of 100 kg is in the circular orbit of the radius 1.5 RE. This satellite can be moved to the circular orbit of the radius 3 RE by supplying some energy. The value of the alpha is. बच्चों सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा. तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है -G_mm by 2r. सो इनिशियली ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है. सो इनिशियल एनर्जी विल बी -G_mm by 2 multiply by 1.5 RE. So this is nothing but -G_mm by 3 RE. और फिर फाइनल एनर्जी will be -G_mm by 2 3 RE. So this will become -G_mm by 6 RE. अब हमें ये ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, ये ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा. तो आंसर है दो ऑर्बिट के बीच में जितने एनर्जी का डिफरेंस है उतना एनर्जी देना पड़ेगा. सो दिस इज अ -G_mm by 3 RE minus and the minus plus G_mm by 6 RE. So this will become G_mm by RE will be common in the bracket -1/3 plus 1/6. 3 2s are 6. So मोड ले लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल करो.
सो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ये बात तो तय है, अदरवाइज सैटेलाइट अपने आप एक ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में नहीं जा सकता. सो आई एम टेकिंग अ मोड. सो -2 + 1/6 is basically a -2/6, and sorry, -2 + 1 is a -1/6, so this will become a minus GMM/6RE. मॉड लिया है इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो है लास्ट आंसर प्लस हो जाएगा. ठीक है ना, मॉड लिया है इसीलिए मेरा लास्ट आंसर प्लस कर देता हूं मैं. और अब हमें सभी चीजों के वैल्यू सब्सटीट्यूट करके जो है कैलकुलेशन करना है. सो जी स्मॉल जी का वैल्यू दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू दिया है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर ई एंड आर ई. सो ये बन जाएगा GM/r². GM/r². स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है. सो दिस इज mg/6. सो द मास of the satellite is 100 into g का value is a 10 multiplied by re का value is a 6 into 10⁻⁶ divided by 6. So ऊपर नीचे 6 and the 6 is getting cancelled. So this will become a 10⁻⁹. 10⁻⁹, तो इसको लिखेंगे 1000 into 10⁻⁶, and hence 1000 will be our final correct answer. And this questions belongs to the gravitation chapter, and I'm putting it under the easy category question. Do energy, subtract, and we reach to the final answer. A very easy question it is. In an alpha particle with an energy of 7.7 mega electron volt is bombarded on a thin gold foil. The closest distance from the nucleus it can reach is dash. So this question belongs to the distance of closest approach, जिसमें यहां पर गोल्ड न्यूक्लियस है और यहां पर अल्फा पार्टिकल को एक काइनेटिक एनर्जी के साथ में बॉम्बार्ड किया जा रहा है. वो नजदीक 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 जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा. रिपल्शन के कारण वेलोसिटी कम 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 होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसका वेलोसिटी 0 बनेगा. और यहां का डिस्टेंस from gold nucleus is called as a distance of closest approach. और इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपके खोपड़ी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड हेंस द एनर्जी विल बी गेटिंग कंजर्व्ड. जब अल्फा पार्टिकल दूरी पे रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाएगा और काइनेटिक एनर्जी रहेगा अल्फा पार्टिकल का ½mv². अब जब अल्फा पार्टिकल क्लोजेस्ट पहुंचेगा वेलोसिटी 0 बनेगा. सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी k q1 q2 by r12. सॉरी. और यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का दे रखा है 7.7 मेगा इज अ 10⁻⁶. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 is equals to k is a 9 into 10⁻9 multiplied by एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज गिवन एज अ 79. मतलब उसके पास में 79 प्रोटॉन है, तो चार्ज ऑन 79 प्रोटॉन इज अ 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई Q2 इज द अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, और अल्फा पार्टिकल के पास में 2 प्रोटॉन होते हैं. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 the whole divided by R12.
टू, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो ये बन जाएगा R12 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 79, 1.6 × 10⁻⁻19, एक पूरा कट जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई एक 1.6 × 10⁻⁻19 बचेगा, द होल डिवाइडेड बाय 7.7 × 10⁻⁶. All right. So now we calculate this. +9 -10 बचेगा, ये 6 ऊपर जाएगा तो -16 बन जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 18 × 1.6 डिवाइडेड बाय 7.7। अब मुझे लगता है कि ये नंबर के कैलकुलेशंस करके आप जो है फाइनल आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। सो नंबर का जरा फटाफट कैलकुलेशंस कर लीजिए एंड आई कैन जस्ट सी द फाइनल आंसर as the option A is given as the final answer. You calculate this and just verify whether you are getting the A option or not. All right. 2.95 into 10 raised to minus 14 और इसका सॉल्विंग करने पे मुझे लगता है ये -19 9 तो -10 ये ऊपर जाएगा तो -16। ओके, ओके 9 दूनी 18, ये 79 मैंने मिस किया है, सो हियर देर इज अ 79 एज वेल। एंड नाउ इफ यू विल कैलकुलेट तो मुझे लगता है कि 10⁻14 पावर आ जाएगा। सो द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई इसको हम कह सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशंस में हैवी क्वेश्चन है, बट अदरवाइज फॉर्मूला सिंगल लगाना है और सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन करना है। कैलकुलेशन वाले पार्ट में जो थोड़ा संभालने की जरूरत है, दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर एंड दिस इज अगला सवाल। द सवाल आपके सामने कह रहा है the current carrying solenoid is placed vertically and the particle of mass m charge q is released from rest. The particle moves along the axis of the solenoid. If the g is the acceleration due to gravity, then the acceleration of the charged particle will be. Okay, so this is the solenoid. This is the solenoid. सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने के वजह से along the axis of the solenoid there is a production of magnetic field. Magnetic field is along the axis, यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब सवाल कह रहा है if the mass m charge q is released from rest along the axis, so along the axis अगर कोई एक पार्टिकल मास m चार्ज q को रिलीज करेंगे, सो बच्चों चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। The velocity of the charged particle is along the axis. The magnetic field is also along the axis. So V और B के बीच में एंगल 0 है. Sin 0 is a 0 multiplied by anything is a 0. So magnetic force ये जो है charged particle पे नहीं लगेगा, but इस पे gravitational force mg लगेगा और उसके कारण charged particle along the axis free fall में आएगा and hence the acceleration of the charged particle will be equal to g, and that is our final correct answer, MEEC.
चैप्टर से ये जो है सवाल है। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके बारे में आपको सोचना है, और जो है आप फाइनल आंसर पे पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। टू स्ट्रिंग्स हैविंग द लीनियर डेंसिटी समथिंग एंड समथिंग and length is also given are joined. The free end of A and B are tied to the two rigid supports C and D respectively, creating a tension of a 15,500 Newton in the wire. The two identical pulse sent from C and D takes a time T1 and T2 respectively to reach the joint. Okay, so this is a one string. This is another string. And this is how the arrangement is. Length, length, linear mass density, linear mass density. Now, tension is a 500 Newton. So, सबसे पहले ये वाले रस्सी में ट्रैवल करने वाले वेव का स्पीड हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ये वाले रस्सी में ट्रैवल करने वाले वेव का स्पीड हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। उसके बाद में डिस्टेंस हमारे सामने है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी एक्टिंग एज अ डिस्टेंस। स्पीड हमारे सामने है, तो टाइम अगर हमें चाहिए, सो टाइम हमें कैसे मिलेगा? सो आंसर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करके मिलेगा। Distance divided by speed. So this will become L multiplied by under of mu A by T. So time taken in the first string divided by time taken in the second string is equals to length of the first string upon length of the second string multiplied by mu of first string अपॉन म्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। टेंशन जो है वो रेशियो में कट जाएगा। सो लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज अ 2.5 divided by length of the second wire is a 1.5 multiplied by under of mu of the first wire is a 2 into 10 raised to minus 4 divided by mu of the second wire is a 4 into 10 raised to minus 4. सो ये बन जाएगा 5/3 और √2 नीचे बचेगा 5/3 √2। एंड हमें जो है आंसर को एक डेसिमल में लाने का है। सो इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई √2 सो ये बन गया 5/6 मल्टीप्लाइड बाई √2 एज इट इज। ये बनेगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। और अब ये जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से इधर कैंसिलेशन करेंगे तो 0.235 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, सो वी आर गेटिंग 1.15 के आसपास, because we have done some round of approximation. 1.15 के आसपास is a 1.18 and that is our final correct answer. ये पेपर बच्चों कैलकुलेशन वाइज ट्रिकी पेपर है। 3-4 क्वेश्चन अभी हमने बैक टू बैक देखे जिसमें लंबे लंबे लेंदी ट्रिकी कैलकुलेशंस है विद ऑप्शंस वेरी वेरी क्लोज बाय, and hence be very careful in the calculation part in this paper. waves मैं मीडियम कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करूंगा। कैलकुलेशन इज अ चैलेंज। लेंथ दिया है, स्पीड निकालो, फिर टाइम के बारे में सोचो, मल्टीपल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड एंड हेंस इज अ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। सॉरी, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है मॉडिफाइड
Bernoulli's equation is given to us, then the dimension of A and B are. बच्चों, जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिया हो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने का, वी कैन ऐड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी. सो अगर P और A अपॉन बी टी स्क्वायर को ऐड किया गया है तो डायमेंशन ऑफ P इज सेम एज dimension of A by bt square. Similarly, dimension of H is equals to dimension of bt. So H बनेगा L raised to 1 divided by time बनेगा T raised to 1, and that will give us the dimension of B. So B का डायमेंशन आएगा m raised to 0, L raised to 1, T raised to -1. और अब ये B का डायमेंशन यहां पर लेकर के आएंगे. सो प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय BT स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल्स टू A का डायमेंशन. प्रेशर का डायमेंशन हमें लिखना है. सो प्रेशर होता है यूनिट वाइज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. सो दिस इज गेटिंग कैंसल्ड. सो ये बनेगा m1 L-1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय B का डायमेंशन m0 L1 T-1 मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर का डायमेंशन, एंड दैट विल गिव अस A का डायमेंशन. So this is becoming m raised to 1. This is becoming L raised to 0. And this is becoming T raised to -1. 1 0 -1. 1 0 -1. और यह है 0 1 -1. 0 1 -1. And that is our final correct answer. बच्चों, second question in this paper is coming from the measurement chapter, and that is also I'm classifying under the easy category question. Just a dimensions आपको find करना है, that's it. Next, consider a circular loop of the area 1 meter square is placed perpendicular to the magnetic field, which varies as some equation. If the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one period is. All right. तो बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, बी हमें दिया है, तो इससे हमें एनर्जी कितना डिसिपेट होएगा. अरे एनर्जी कब डिसिपेट होएगा? जब करंट फ्लो होएगा. करंट कब फ्लो होएगा? जब ईएमएफ आएगा. और ईएमएफ क्यों आएगा? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होएगा. सो दैट इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेना चाहिए, जो होता है फाई, विच इज अ बी ए. The loop is placed perpendicular to the magnetic field. So area vector magnetic field के parallel आएगा. So cos theta की value 1 बनेगी. So this will become a 1. So phi will be a BA. B is given as a sine. B is given as a sine 100t multiplied by A is given as a 1 मीटर स्क्वायर. सो फ्लक्स हमें मिल जाएगा. फ्लक्स मिल जाने के बाद में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी. सो दिस इज अ माइनस डी बाई डी टी ऑफ
sine 100t. So this is nothing but E is equals to minus derivative of sine is a cos. चेन रूल लगाएंगे तो अंदर से 100 बाहर निकलेगा एंड द डेरिवेटिव ऑफ टी इज अ 1. सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसके वजह से आएगा इंड्यूस्ड करंट विच इज अ ई बाय आर विच इज अ माइनस 100 cos 100t divided by R is a resistance and the resistance of the loop is given as 100. So this and this is getting cancelled. So ये बन जाएगा I minus cos 100t. Now the average thermal energy H अपने को निकालना है. Average thermal energy H हमें निकालना है in one period. सो बेसिकली ये करंट हर इंस्टेंस पे वेरी करने वाला है. जैसे जैसे टी चेंज होएगा वैसे वैसे आई चेंज होएगा. तो हमें हीट एनर्जी निकालने के लिए एक पीरियड में हीट एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी divided by integration of dt and will integrate from 0 to capital T, 0 to capital T. So this is becoming integration of square करने पे we get cos a square 100t multiplied by R is a resistance and the resistance is given as 100 dt divided by integration of dt and ओमेगा इज 100 और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई बाई 100. सो दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई बाई 100. This is going from 0 to 2 पाई बाई 100. And now 100 is a constant. लात मार के बाहर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई बाई 100 cos a square 100t.
A collimated beam of light of a diameter 2 mm is propagating along x-axis. The beam is required to be expanded in a collimated beam of a diameter 14 mm using a system of two convex lenses. If the first lens has a focal length of a 40 mm, then the focal length of the second lens is. So basically, a beam of light of some diameter is coming, and the beam is supposed to be expanded to the diameter of 14 mm using the two convex lenses. तो फर्स्ट लेंस से रेस पास होएंगे, तो ये लेंस रेस को कन्वर्ज कर देगा और फिर ये रेस ऐसे आगे बढ़ेंगे और फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस पे रेस कन्वर्ज होंगे, और फिर यही जगह पे अगर दूसरे लेंस का भी फोकस प्रेजेंट रहेगा तो लेंस से पास होने के बाद ये बीम ऐसे पैरेलल हो जाएंगे. सो यू सी दिस इज द डायामीटर ऑफ द बीम which becomes this after passing through the two lenses. तो बीम का डायामीटर बढ़ाने के लिए दो लेंस का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और उनको अरेंज इस तरह से किया जाता है कि एक लेंस का फोकस और दूसरे लेंस का फोकस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करना चाहिए. So this is a focal length of the first lens and this is a focal length of the second lens. This is a diameter of the incoming beam and this is a diameter of the outgoing beam. और इसका रिलेशनशिप बच्चों होता है d2 by d1 is equals to f2 by f1. This is the relationship where d2 and the d1 are the diameters of the beam, which is given as a 14 and 2 respectively, and f2 and f1 are the focal length. The focal length of the second हमें find करना है. Focal length of the first is given to us as a 40. So the 7 multiplied by 40 is a 280 is a focal length of the second. Answer हमें mm में ही चाहिए. So 280 is our answer. बच्चों सवाल रे ऑप्टिक्स से पूछा गया है, and this is not like a very typical question which you generally solve. This is something different from that, and hence I'm categorizing as a medium category question. The next one says the 10 mole of oxygen is heated at a constant volume. 10 mole of oxygen 30 से 40 लेके जा रहे हैं, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू पता करने का है, जिसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी. N is a number of moles, which is a 10. CV of oxygen, which is a diatomic gas, जो होता है 5/2R के बराबर. And the delta T is a change in temperature, which is a 10 degrees Celsius. So 10 multiplied by 5/2 multiplied by R का वैल्यू दिया है 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. आंसर भी कैलोरी में चाहिए, and hence the 2 and the 2 is getting cancelled. So we get 5 into 10 50 into 10 500 is our final correct answer. 500 is our answer. Next, in the microscope, the objective is having the focal length of 2 centimeter and eyepiece is having a focal length of 4 centimeter. The tube length is a 32 centimeter. So बच्चों F नॉट दिया है, FE दिया है, and the length of the tube is given to us. हमें निकालना है मैग्निफिकेशन
for the normal adjustment, and the magnification कैपिटल एम फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट्स का फॉर्मूला होता है एल बाय एफ नॉट multiplied by d by fe for the normal adjustment, where L is the length of the tube, which is a 32, focal length of the objective is a 2, d is a 25, focal length of the eyepiece is a 4, 4 दूनी 8, चौक 32 into 25 is 100, and hence the final correct answer is 100 is our answer. The second last question of the paper, the two identical thin rods of the mass m, length L are connected as shown in the figure. The moment of inertia about an axis passing through the point P हमें ढूंढने का है. That's it. बच्चों ये वाले रॉड के लिए P से पास होने वाला एक्सिस, ये वाले रॉड के लिए P से पास होने वाला एक्सिस इज अ पासिंग थ्रू इट्स एंड, और एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3. ये वाले रॉड के लिए ये वाले एक्सिस से पास होने वाले, ये वाले पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ml²/12 प्लस mh² करेंगे तो हमें ये वाले पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा. सो दिस इज अ ml²/12 प्लस m, h जो है वो l के बराबर है, सो प्लस ml². सो दिस इज अ 13 ml²/12, और ये दोनों को मिला देंगे तो हमें सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, एंड द सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml²/3 प्लस 13 ml²/12. 3 4s are 12, 4 ml² plus 13 ml², 17 ml²/12, and x is a 17, and that is my final correct answer. The last question of the paper. The heat generated in 1 minute between a point A and the B is given in the given circuit when the battery of 9 volt with the internal resistance of 1 ohm is connected across the 2 point is. बच्चों A और B के बीच में हीट प्रोडक्शन चाहिए तो A से B फ्लो होने वाला करंट निकाल लो, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो हमें हीट 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस होएगा वो मिल जाएगा. सो सबसे पहले हमारा फोकस 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ये व्हिटस्टोन नेटवर्क पे हमारा फोकस होना चाहिए, जिसमें लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस 1/2 है, राइट गैप में रेजिस्टेंस 2/4 है, रेशियो इक्वल है, एंड हेंस दिस इज अ बैलेंस्ड व्हिटस्टोन नेटवर्क. और ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन नेटवर्क में यहां से कोई करंट फ्लो होएगा नहीं, तो ऊपर वाले 1 ओम एंड 2 ओम आर इन अ सीरीज, नीचे वाले 2 ओम एंड 4 ओम आर इन अ सीरीज. सो ऊपर वाला बनेगा 3 ओम्स, नीचे वाला बनेगा 6 ओम्स. सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, that is a 3 into 6 by 9. 3 और 9 का कैंसलेशन, 3 और 6 का कैंसलेशन, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम. साथ में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का जो 1 ओम के बराबर है. सो दिस इज अ 2 एंड दिस इज अ 1, मिलकर के टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बन जाएगा 2 + 1 3. बैटरी 9 वोल्ट का है तो करंट बैटरी से निकलेगा V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, विच इज अ 3 एम्पियर का करंट बैटरी से निकलेगा, और 3 एम्पियर का करंट अगर बैटरी से निकलेगा तो हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला बनेगा I²
आर टी हीट इज आई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला है 2 के बराबर आया है, और टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सो 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, सो 18 multiplied by 60. 18 multiplied by 60 is a 1080, and that is our final correct answer। बच्चों ये पेपर लेंथी, समय लेने वाला पेपर था। पूरी की पूरी सॉल्विंग का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करके देने वाला हूं। सो फॉलो टीएसपीएच डिजिटल गुरु का टेलीग्राम चैनल, बी कनेक्टेड विद दिस यूट्यूब चैनल। बहुत जल्द मैं नया सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द मैं आपके सामने करूंगा। सीईटी और नीट को लेकर के फिजिक्स की सीरीज बहुत जल्द आ रही है। जुड़े रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, मैक्सिमम बच्चों के साथ में जो है चैनल को शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द मिलते हैं लास्ट पेपर ऑफ जेडबलई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।